बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 डेटाबेस 6 के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 14 को कवर करेंगे, जिसका नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले हमने एडवांटेजेस के देखा कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस कौन से होते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास डेटाबेस मॉडल क्या है। आज के टॉपिक के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कवर हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डिसएडवांटेजेस को देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस के अंदर कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट के मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है और उनको रिमूव करके हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनके ऊपर। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिसएडवांटेजेस के अंदर हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सबसे पहले आती है हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट बेसिकली हमारे पास जो होती है, हाई कॉस्ट के अंदर हमारे पास जो कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसको परचेज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है समटाइम। एक बात याद रखनी है कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन करने के लिए भी हमें एक कह लें कि बहुत ज़्यादा स्पीडी सिस्टम चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट सिस्टम चाहिए। और इसको अगर फ़र्ज़ करें हमने एक सिंपल जॉब भी लाइक रीडिंग की, हमने डाटा को रीड करने के लिए भी कोई भी हमने जॉब परफॉर्म करवानी है डेटाबेस से, तो वो हमारे पास बहुत ही कह लें कि कम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। तो ये सारे का सारा किसके अंदर आएगा, सिस्टम ओवरहेड के अंदर। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ या स्टाफ ट्रेनिंग। इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि हमारे पास ट्रेंड जो यूज़र होते हैं ताकि इसको इजीली हम यूज़ कर सकें, प्रॉपरली यूज़ कर सकें। ये जो यूज़र होते हैं इनके लिए मस्ट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, हर फील्ड के अंदर। जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग है, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसके अंदर हमारे पास इनकी मस्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास इसके ऊपर काफ़ी सारा जो अमाउंट है स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए वो भी हमारे पास क्या ज़रूरत पेश आती है, तो ये भी हमारे पास आएगा। यानी हमारे पास इसके अंदर जो कम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसकी ट्रेनिंग के लिए, यूज़र की ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमारे पास जो यूज़र होता है अगर वो प्रॉपर हमारे पास ट्रेनिंग करता है तो उसके ट्रेनिंग के कोई ना कोई लेवल होते हैं, ताकि उन लेवल को देख के हम उसको कौन से डिपार्टमेंट में किसके अकॉर्डिंग उसको देखा जा सकता है, प्रोग्रामिंग के अंदर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, कि ये कौन कौन से लेवल्स को ट्रेनिंग इसको रिक्वायर्ड है। अगर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो ये कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेनिंग करवाएंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इसको पे करती है ट्रेनिंग, जो स्टाफ होता है इसके लिए काफ़ी सारी इसको रन करवाने के लिए भी पे करना पड़ता है, ताकि उसको इजीली हम क्या कर सकें, उसको ट्रेन कर सकें। और ये हमारे पास अगर ये पॉसिबल है कि अगर सफिशिएंट ट्रेनिंग हमारे पास होगी तो हमारे पास उस टीम को डेवलप किया जा सकता है, ताकि हमारे पास जो डेटाबेस है वो एफिशिएंट वे में हम क्या करवा सकें, रन करवा सकें। तो ये भी हमारे पास डिसएडवांटेजेस में आता है कि उसके लिए हमें सबसे पहले हमें सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होगा, हैवी सिस्टम रिक्वायर्ड होगा। उन सिस्टम को चलाने के लिए पैसे की उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये सारे का सारा किस में आएगा, ये डिसएडवांटेजेस में आएगा। इसके बाद जो डिसएडवांटेज है उनको भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारे पास जो डिसएडवांटेज आता है उसके अंदर हमारे पास रॉन्ग सिलेक्शन आती है डेटाबेस एनवायरनमेंट की, ठीक है। उसको अगर हम रॉन्ग सिलेक्शन कर लें डेटाबेस एनवायरनमेंट की तो हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब एक बात याद रखनी है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे पास उस वक्त आती हैं जब हमारे पास रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट सिलेक्टेड होता है। यानी हमारे पास अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उस डेटाबेस सिस्टम के अंदर हमारे पास चेंजेस जो हैं वो हमें मस्ट रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो कॉस्टली भी हो सकता है,
क्योंकि अगर हमने उसकी कन्वर्जन करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है, उसके जो प्रोग्राम है, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, उसको चेक करना होगा, तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि चेंज इन स्ट्रक्चर कैन बी कॉस्टली इफ़ द डाटाबेस इज़ नॉट प्रॉपरली डिज़ाइन। अगर प्रॉपरली डिज़ाइन भी नहीं होगी तो उसको, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए भी हमें काफ़ी सारी कॉस्ट चाहिए होती है, ठीक है, काफ़ी सारे पैसे चाहिए होती है, जिसको आगे हमें उसको चेंज करने के लिए। एट द स्टेज ऑफ माइग्रेशन ऑफ डाटा, अगर फ़र्ज़ करें हमने एक डाटाबेस से दूसरी डाटाबेस के ऊपर या एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल के ऊपर हमने लेके जाना, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर डाटा की सर्विसेज जो है अगर वो सस्पेंड हो जाती हैं माइग्रेशन के दौरान, माइग्रेटिंग के दौरान, तो हम उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम नेटवर्क चेंज करते हैं या हमारे पास हायरार्किकल डाटाबेस आता है, तो हमारे पास जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू हायरार्किकल डाटाबेस मॉडल हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो ये हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। डाटा मस्ट बी कंसिडर एज ए कॉपरेट रिसोर्सेज। इसके अंदर हमारे पास जो क्या होता है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, वो जब हमारे पास मैच्योर होता है तो वो उसको यूज़ करने के लिए अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो बैंक के क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उसको अगर दूसरे बैंक के क्लाइंट्स यूज़ करेंगे तो उसके लिए अप्रूवल डिसअप्रूवल जो लोन्स की एप्लीकेशंस की हैं वो मस्त देखनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो टेक्निकली हैं, जिनको समझने के लिए हमें डाटाबेस को देखना पड़ेगा कि डाटाबेस बेसिकली है क्या, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उसकी फंक्शनैलिटीज़ को आगे परफॉर्म करवाते हैं। तो ये भी हमारे पास किस में आएगा, ये डिसएडवांटेजेस में आएगा कि इसका अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसको टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें डाटा को कंसिडर करते हैं तो कॉर्पोरेट रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा यूज़ किया जाता है तो उसमें काफ़ी सारी अप्रूवल्स और डिसअप्रूवल का प्रॉब्लम आता है। इसके बाद हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस आते हैं वो कन्वर्जन कॉस्ट आती है। यानी कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग या हमारे पास जो ओल्डर सिस्टम होता है उसका जो डाटा है उसकी मैनेजमेंट हमारे पास जो कहलाती है वो हमारे पास लेगेसी सिस्टम कहलाती है। जो हमारे पास ओल्डर सिस्टम होते हैं उसको जो डाटा मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को मैनेज किया हुआ है हमारे पास लेगेसी सिस्टम के अंदर आता है। अगर हमारे पास इसको यूज़ करके हमारे पास जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है, या हमारे पास जो ओल्डर डेटाबेस टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो ओल्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा रिक्वायर्ड है या हमारे पास बहुत ज़्यादा कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद हमारे पास बैकअप जो है वो रिकवरी है वो मस्ट रिक्वायर्ड होता है। हमारे पास जितने भी ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं डेटाबेस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है वो एक्यूरेसी और कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा होती है कि इसके अंदर हमारे पास इन प्रोसीजर्स को अप्लाई करके या इन प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से हम बैकअप और रिकवरी ऑफ डाटाबेस की यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। जिससे पहले हमने हाई कॉस्ट देखा कि हमारे पास सिस्टम का जो हार्डवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसकी वजह से हमें हैवी सॉफ्टवेयर भी यूज़ करने पड़ते हैं, हैवी हार्डवेयर भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो मेमोरी और हाई प्रोसेसिंग पावर होती है उसको रन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से हमें हार्डवेयर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसी तरीके से हमें बैकअप और रिकवरी की भी सम टाइम होता है कि अगर फ़र्ज़ करें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर हमने जब डाटा को कन्वर्ट करना है या उसके लिए नई डाटाबेस के अंदर हमने जब डाटा को लेके आना है तो उसके लिए भी हमें क्या करें, कन्वर्जन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये भी हमारे के पास किस में आएगा, डिसएडवांटेजेस में आएगा। इसके बाद हमारे पास जो डिसएडवांटेज आता है वो हमारे पास नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी भी हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक डिसएडवांटेज है। डाटा डिक्शनरी के जो कि डाटा हमारे पास स्टोर होता है, जो डाटा की डेफिनेशन होती है या जो स्ट्रक्चर ऑफ डाटा होता है डाटाबेस के अंदर जो यूज़ किया जाता है उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो स्टोर होती है। इसके अंदर एक बात याद रखनी है, डाटा
हमारे पास जो स्टोर होता है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डाटा डेफिनेशन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये जो रूल्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास फील्ड नेम, फील्ड का साइज़, डाटा टाइप, इसके रूल्स को देखा जाता है। तब हम डाटा को क्या कर सकते हैं, डाटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डाटा डेफिनेशन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको सेव करते हैं। डाटा डेफिनेशन हमारे पास कह लें कि यूज़ की जा सकती है ताकि हमारे पास जो ऑथराइजेशन होती है डाटा को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस यूज़र्स के लिए, तो वो हम यूज़ करके हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। डाटा डिक्शनरी हमारे पास एक बहुत यूज़फुल टूल भी है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस में आता है। इसके लिए हमें इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है वो मस्ट रिक्वायर्ड होती है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे का सारा जो है ये डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन या उसकी जो फाइल टाइप है, फाइल नेम है, रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसकी जो ऑथराइजेशन होती है एक्सेस करने की डाटा की, या जो डाटा के एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन फाइल्स के अंदर या डाटाबेस के अंदर, तो उसको होल्ड करके रखने के लिए डाटा डिक्शनरी की मस्ट ज़रूरत पेश आती है। और ये हमारे पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं ये इंडिकेट करते हैं डाटा को यूज़ करके, अगर डाटा के स्ट्रक्चर को हमने चेंज करना हो, ठीक है, तो ये हमारे पास जब जनरेट किया जाता है तो इसमें अफेक्टेड प्रोग्राम जो हैं वो हमारे पास जनरेट होते हैं। तो डाटा डिक्शनरी हमारे पास जो है ये कह लें कि हमारे पास किसी भी डाटा को मेंटेन करने के लिए डाटा डिक्शनरी की मस्ट रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसको जब हम अप्लाई करते हैं ये यूज़फुल टूल है लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब आज का जो हमारा टॉपिक था इसके साथ हमारा आज का चैप्टर भी फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया जिसका नाम था डाटा बेसिक्स। इसके बाद हम इसके देखेंगे कि हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उनमें से हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आए थे। उसके बाद मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर जो ब्लैंक्स आती हैं वो भी एज ए हमारे पास समटाइम्स होता है कि मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग आ जाती हैं, इससे हम देखेंगे। इसके बाद ट्रू फॉल्स आती हैं वो भी हमारे पास समटाइम होता है मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स कंप्यूटर साइंस सेंटर पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 1 था वो कवर हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं या टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं डेटाबेस की, ठीक है, उसको वो कौन कौन सी हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वो हम इंशाल्लाह इन आने वाले लेक्चर्स के अंदर उसको कवर करेंगे। इसके बाद हमारा जो ये जो चैप्टर कवर हुआ है इसका एक मैं आपका टेस्ट लूँगा जिसके अंदर हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी देखेंगे और ये जो टेस्ट है मैं इंशाल्लाह जल्द अरेंज करूँगा, ठीक है, और आपकी जूम क्लासेस के अंदर आपको इंशाल्लाह मैनेज करवाऊँगा। बाकी जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो मेरे से डायरेक्ट मुझे ईमेल भी कर सकता है और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है और मुझे ग्रुप्स के अंदर भी मैसेज कर सकता है, नो इशू, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंडिकेट कर दें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग उसका लेक्चर बना के आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।